हाँ, तो ये तो तुम लोग के पास सिलेबस तो तुम लोग का होगा, जो यस सर। तुम्हारे इसमें 4 यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और जो 4 यूनिट यस सर, ये हमारे पास है ना तुम लोग के पास? हाँ, तो ये 4 यूनिट में से पहला यस वाला सर है। पार्ट जो बेसिक बेसिक अकाउंटिंग का है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का है। थर्ड पार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का। और फोर्थ पार्ट जो है वो तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आज एकदम सिंपल चीज़ से लेकर चलूँगा, ठीक है। कोई ज़्यादा रू मतलब प्रिंसिपल्स वाले चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज मैं तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग से शुरू कर रहा हूँ, 3rd यूनिट से, ठीक है। तो ये जो 3rd यूनिट है, इसमें तुम्हारे बेसिकली जो है 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका मीनिंग कॉस्ट का समझ लो, कॉस्ट है क्या, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने से पहले तो तुम लोग को कॉस्ट का पता होना चाहिए, कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। कोई बताएगा कॉस्ट क्या होती है? सर। कॉस्ट इज अ प्राइस एट विच यू प्राइस, परचेज और सेल एनीथिंग। परचेज और सेल एनीथिंग। सर, जिस कीमत पे हम किसी चीज को बेचते हैं या खरीदते हैं। हाँ, तो खरीदते हैं बेचते हैं, वो प्राइस होता है यस सर, उसका, वो इसका कॉस्ट मुझे नहीं समझ होती, लगे सर। वो उसका प्राइस होता है, वो कॉस्ट नहीं होती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, और थोड़ा दिमाग लगाओ। The money that you have to pay for पे something, फॉर समथिंग, like वो भी प्राइस है। cost. और कोई? Sir, it is the monetary cost of expenditure, sir. एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो कॉस्ट जो रिलेट करता है वो एक्सपेंडिचर से करता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में सिर्फ प्राइस ही नहीं आता है, उसके अलावा और कोई भी खर्चा अगर तुम्हारा उस प्रोडक्ट पे हुआ है उसको एक्वायर करने में, ठीक है, तो उसको हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। या अब हम ये जो कर रहे हैं ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग जो करेंगे किस में करेंगे, कंपनी में करेंगे अपनी। और कंपनी में हम क्या चीज़ एक्वायर कर रहे हैं, जो हमें प्रोडक्ट अपना बेचना है, ठीक है। जो हमें अपना क्या बेचना है, प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट हम भले एज इट इज खरीद करके बेचें या हम उसका प्रोडक्शन करें, ठीक है। और वो प्रोडक्शन या तो सर्विसेज का भी हो सकता है या गुड्स का भी, गुड्स और सर्विस। एक सेकंड, कोई आ रहा है। तो टाइम पर आ जाए करो, क्योंकि फिर बीच में छूट जाएगा ना। तो अभी शुरू ही किया है, क्या है, महरा। तो क्या बता रहा था मैं, हमारी कंपनी में जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे या हम प्रोडक्ट को परचेज करके रीसेल करेंगे, भले वो हमारे गुड्स हो या सर्विस हो, ठीक है, तो उसको सेल करने सर, पे वॉइस में बहुत हमें प्रॉब्लम हो रही कितना है। प्रॉफिट हो रहा है। वॉइस में प्रॉब्लम होने लगी है? अब सही है? जी सर, अभी अभी तो क्लियर है, उस समय हो रही थी। हाँ सर, हाँ, अभी क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो जो भी हम गुड्स सेल करेंगे तो उसमें हमें क्या होता है, प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। और प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेल्स, कॉस्ट एंड सेल्स, ठीक है। जितने का हम उसे बेच रहे हैं और कितने का हमारा वो कॉस्ट पड़ा, वो हमारा डिफरेंस जो होता है उसका, वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब ये कॉस्ट क्या होती है, क्या वही चीज वो सिर्फ वो होती है जिस पर हम खरीद के लाए, या हमारे खरीदने से लेकर के उस प्रोडक्ट पे आगे हर स्टेप पे जितना जितना खर्चा होगा वो सब जोड़ करके कॉस्ट होती है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जिसमें कंपनी डील कर रही है, गुड्स को सर्विसेज को सेल कर रही है, उस पे सर, जो आवाज भी नहीं वो आ रही। एक्सपेंडिचर करेगा। आवाज नहीं आ रहा? बाकी सबको आ रही है आवाज? तो यस फिर सर। तुम्हारा आफ्ताब, तुम्हें थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। ओके सर, चेक करता हूँ मैं। चेक कर ओके लो, सर, मैं चेक करता हूँ। ठीक है। तो जो भी एक्सपेंडिचर
उस प्रोडक्ट पे वो करते हैं हम, वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट होती है। ठीक है, तो अब हमने कॉस्ट समझ लिया। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट जितना भी हम एक्सपेंडिचर उस प्रोडक्ट पे करते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर के उसके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक। कहाँ तक? रॉ मटेरियल से लेकर के उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक जो भी एक्सपेंडिचर हम उस पर करते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो उसकी एक कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें उसी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एनालिटिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट discloses the cost per unit of different articles manufactured or jobs done, and also the cost at various stages of the completion। ठीक है, तो वही बात है, जो कॉस्ट होती है वेरियस स्टेजेस पर, जो भी कॉस्ट होती है, जो भी उसके ऊपर जॉब्स डन हुई है, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्चा हुआ है पर यूनिट में डिफरेंट आर्टिकल्स पर, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एनालिटिकल सिस्टम है उसका, ठीक है, जिसमें हम डिस्क्लोज करते हैं उन सब कॉस्ट को। वो हमारा क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कंसर्न करती है किससे? क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, कंट्रोल, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट से। ठीक है, किससे? क्लासिफिकेशन, यानी कि हर कॉस्ट को हम, जो भी कॉस्ट हमारी होती है उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग कॉस्ट के टाइप्स में उसको क्लासिफाई करते हैं। उसका एक्यूमुलेशन करते हैं, मतलब सारी कॉस्ट को टोटल करते हैं। फिर आती है बारी, जब हम कॉस्ट हमें पता चल जाती है, उसके बाद आती है बारी कंट्रोल की। ठीक है, क्यों कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। ठीक है, तो जो पहले हम प्लान करेंगे, जो हमारा प्लानिंग, जो हम मैनेजमेंट में जो भी पढ़ते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग वगैरह, वो सब इसमें भी होगा। तो क्या होगा? सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, हम उसे कितने का बनाएंगे, कहाँ पे कितना खर्चा करेंगे, वो सब पहले से प्लान तैयार होता है। फिर जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाता है, जो एक्चुअल कॉस्ट आती है, फिर उसको अपने प्लांट कॉस्ट्स को अपने एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है। उसके बाद अगर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें फिर कंट्रोल की बारी आती है। ठीक है, और इसके अलावा असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट्स, अलग अलग सेंटर्स पे कॉस्ट असाइनमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी है इसकी थोड़ी बहुत, जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है ना, ये मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ठीक है, मेथड्स, टेक्निक्स, ये थ्योरी पार्ट है, मैं तुम्हें शेयर करूंगा, उसको तुम पढ़ना और उसके बाद उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सारा एक साथ डिस्कस करूंगा तो फिर टाइम लगेगा, टाइम का मैं 4 क्लासेस में मैक्सिमम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मेन चीज़ मैं तुम्हें जो मेन चीज़ है वो बता देता हूँ। तो इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग की थोड़ी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना। जो कॉस्ट की डेफिनेशन होती, उसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, वही थोड़ी मिलती जुलती कॉस्टिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का हो या कॉस्टिंग का हो, सेम चीज़ है। ठीक है, तो कॉस्टिंग इज द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर whereby reliable cost may be ascertained and suitably presented to afford guidance to the producers in control of their business। ठीक है, सिंपल डेफिनेशंस है। इसका स्कोप भी है, स्कोप और यूज ये तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसको डिस्कस कर दूंगा तुम्हारे साथ, मतलब ब्रीफ में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं तुम लोगों से पूछूंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा रहता है इसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो तुम्हारी जो पहली ये बेसिक वाली क्लासेस तो तुम्हारी हो चुकी है, इस वजह से मैं ज़्यादातर थ्योरी तो मैं अभी ये दे रहा हूँ, और फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को वो न्यूमेरिकल्स में आती है, थ्योरी तो थोड़ा सा समझा के हो जाता है, इसलिए टाइम कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट जो है तुम लोग को न्यूमेरिकल पे ले आता हूँ। रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या फ़ायदा होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से? सबसे पहला फ़ायदा होता है कि हमें जो है कॉस्ट पता लगती है। ठीक है, और हम उसको एनालाइज कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारी कॉस्ट कितनी है, अगर हम उसको अनजाने में 100 रुपये में बेच दें और एक्चुअल में उसकी कॉस्ट क्या है 110 रुपये, तो क्या होगा, एक्चुअल में वो हमें लॉस हो जाएगा। इसलिए कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में वो हमारा हेल्प करता है, किस तरह से, कि उसका जो है हमारी कॉस्ट का डिटर्मिनेशन रहता है, कि पता रहता है हमें कितनी उसकी कॉस्ट है। ठीक है। सेकंड, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमें लगा कि वो 100 रुपये से ज़्यादा का बिक ही नहीं रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट आ रही है 110 रुपये पर। तो जब हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड कॉस्ट का होगा तो हम इस कॉस्ट को, जो हमारी ज़्यादा आ रही है सेल प्राइस से, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को रिडक्शन कर सकते हैं। जब हमारे पास अलग अलग सेंटर्स की अलग अलग टाइप्स की कॉस्ट पता होगी कि हमारी रॉ मटेरियल की इतनी कॉस्ट आ रही है, लेबर की इतनी कॉस्ट आ रही है, और फर्दर जो फिनिशिंग प्रोडक्ट, पॉलिशिंग या कुछ भी चीज़ है, पैकिंग की कॉस्ट इतनी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी आ रही है, जब हमें सारी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट पता होगी अपनी, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस कॉस्ट को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उस कॉस्ट को कंट्रोल करके हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके अपना जो है प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ सकते हैं। ठीक है। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब जब हमारे पास एक बार कॉस्ट रिकॉर्ड्स होंगे तो आगे के लिए भी हम प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे हमें कैसे प्रोडक्शन करना है, कहाँ से मटेरियल खरीदना है, सारी चीज़ों कॉस्ट से रिलेटेड प्लानिंग हम आसानी से कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। फोर्थ है, गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग विल बी ए वेरीड बेनिफिट्स टू मैनेजमेंट। ठीक है, कई बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वही सारी बात फिर से आएगी कि प्रॉफिटेबल and unprofitable activities can be disclosed by taking necessary steps periodically। ठीक है, पीरियडिकली हम नेसेसरी स्टेप्स लेकर जो भी प्रॉफिटेबल या अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं कि इससे हमारा जो है बेनिफिट है, इस एक्टिविटी से बेनिफिट नहीं है, इस पे इतना स्पेंड कर रहे हैं हम, इस पे कम कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। कॉस्टिंग enables a concern to measure the efficiency maintained and prove it। ठीक है, जो कॉस्टिंग होती है, मतलब जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, वो हमें मेजर कितनी एफिशिएंसी हमारी हो रही है उसको मेजर किया जा सकता है और उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। ठीक है। कॉस्टिंग प्रोवाइड्स सच इंफॉर्मेशन अपॉन विच एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड। ठीक है, कॉस्टिंग जो होती है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मान लो अब हमने एक बार एक प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, उसका सारा हमारे पास रिकॉर्ड है कि उसमें इतने खर्चा इस पे आया था, इतना खर्चा इस पे आया था। ठीक है, एक जनरल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं शादी का। मान लो किसी के घर में एक बार शादी होती है किसी की, तो उस टाइम पे वो अगर रिकॉर्ड करके रख ले कि हर चीज़ पे, खाने पे इतना खर्चा है, इधर उधर जाने में इतना खर्चा, कपड़े लाने में इतना खर्चा है। ठीक है, तो अगली बार जब वो लिखा हुआ होगा उसके पास, तो जब अगली बार दोबारा किसी की शादी होगी तो उसको आसानी होगी कि आगे कैसे वो प्लानिंग करे, उसके ऊपर कैसे एस्टिमेशन करे, कि कैसे किसी को ऑर्डर्स देगा, टेंडर्स देगा किसी और को। वो सब जो है उसके लिए फिर आसानी हो जाती है कॉस्टिंग की वजह से, अगर वो पहले से करी होती है तो। कॉस्टिंग गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज। ठीक है, आगे जो भी प्रोडक्शन की पॉलिसीज होती है वो बनाने में गाइड करती है। एन एफिशिएंट चेक इज प्रोवाइडेड ऑन स्टोर्स एंड मटेरियल। ठीक है, जो भी स्टोर्स मटेरियल है हमारे पास वो प्रॉपर चेक उस पर रहता है, मतलब हमें पता रहता है हमारे जो स्टॉक जो है कितना अवेलेबल है, कौन से टाइप का स्टॉक अवेलेबल है, कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, कितने क्वांटिटी है, कितने रेट का हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, वो सब हमारे पास रहता है, एफिशिएंट चेक रहता है उसके ऊपर। एन एफिशिएंट चेक ऑन लेबर मशीन इज ऑल्सो पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू वर्कर्स। ठीक है, लेबर पर भी एफिशिएंट चेक रहता है कि हम उसको इंसेंटिव दे करके, अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है, हम चाहते हैं वो और अच्छा काम करे और ऐसे ही अच्छा करता रहे, तो उसको हम इंसेंटिव दे करके और मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर चेक रहता है, एफिशिएंट चेक रहता है। इट हेल्प्स इंक्रीज प्रॉफिट्स, और ये हमें प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी मदद करता है कि जब हम सारी हमारी प्लानिंग होगा, ठीक है, बजटिंग होगी और जितनी भी ऊपर बातें आई वो सब अच्छे से होगी, तो उससे हमारी जो है कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा। इट enables a periodical determination of profits or loss without resort to stock taking. It furnishes reliable data for comparing costs in different periods for different volumes of output।
ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। द फिक्सेशन ऑफ प्राइस कैन नॉट बी प्रॉपरली डन अनलेस प्रॉपर फिगर्स ऑफ कॉस्ट आर अवेलेबल। ठीक है, प्रॉपर प्राइस हम जब तक फिक्स नहीं कर सकते जब तक कि हमें प्रॉपर कॉस्ट ना पता हो। जैसे मैंने ऊपर वाला केस बताया था कि हमने तो वो 100 रुपये में उसका प्राइस डिटरमाइन किया हुआ है, लेकिन हमें उसको पता ही नहीं था कि उसका कितना हमारा कॉस्ट है। जब तक हमें प्रॉपर कॉस्ट का नहीं पता चलता हम उसका प्रॉपर प्राइस भी नहीं फिक्स कर सकते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, कि एक्चुअल कॉज क्या है, क्या किस वजह से हमारा जो है प्रॉफिट और लॉस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हम पता लगा सकते हैं क्यों, अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड उसके रहेंगे तो। ठीक है, तो ये कुछ इसके रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, रोल कहो या इम्पोर्टेंस भी कह सकते हो, इसको लैंग्वेज कन्वर्ट करके लिख दोगे तो उसके इम्पोर्टेंस भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं फाइल जो है तुम लोग को सेंड कर दूंगा, इसमें इसके सारे जो है तुम लोग थ्योरी पढ़ लेना एक बार और फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अब है कॉस्ट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव यूनिट होता है। क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव यूनिट होता है किसका? प्रोडक्ट और सर्विस का। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस, ये कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस है जिसमें कंपनी डील कर रही है, जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है, उन प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वांटिटेटिव यूनिट होता है जिसके रिलेशन में हम कॉस्ट जो है वो असरटेन करते हैं। ठीक है, जिसके रिलेशन में हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारा ब्रिक्स की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक इंडस्ट्री है तो प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रिक्स। अब इसकी कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो एक उसमें क्या कहते हैं, कंपनी में करोड़ों ब्रिक्स बनती है, तो हम वहां पे जो है एक एक ब्रिक की कॉस्ट नहीं बताते हैं कि हमारी 3 रुपए की ब्रिक्स, 3 रुपीज पर ब्रिक कॉस्ट है या 50 पैसा पर ब्रिक कॉस्ट है। हम उसको एक यूनिट डिसाइड कर लेते हैं उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, हमारी 500, अगर हमारी 50 पैसे की एक ब्रिक पड़ रही है तो हम कितने में बताएंगे? 1000 ब्रिक्स का एक यूनिट उसका बना देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट यूनिट। हम अलग अलग कॉस्ट यूनिट जो है अपना डिसाइड कर सकते हैं, वो कंपनी की कॉस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, कॉस्ट कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, लेकिन जो एक बार हम यूनिट कर लेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग हम सारी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे पावर इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी किस में कैलकुलेट होती है? किलोवाट्स में। अब ये किलोवाट आवर्स का हो सकता है, पर किलोवाट आवर। ठीक है, कितना खर्चा आया मतलब 1 घंटे की बिजली जनरेट करने में। सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट प्रोडक्ट होता है, सीमेंट का यूनिट होता है टन्स। ठीक है, टन हो सकता है या फिर हो सकता है केजी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन तो ज़्यादा में होता है, थोड़ा तो होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको किस में लेंगे? टन्स में लेंगे। तो इंडस्ट्री के हिसाब से कितनी क्वांटिटी जनरेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कॉस्ट लगाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, उसके पास क्या होता है? गोल्ड होता है। अब वो गोल्ड का जो यूनिट बनाएगा वो किस में? केजी में बनाएगा या उससे कम में बताएगा या उससे ज्यादा में टन्स में बताएगा? बताओ। हाँ, कोई बताओ। गोल्ड ग्राम्स में। ग्राम्स में बताएगा। ठीक है, तो अब वो किलो केजी में भी बता सकता है। क्यों? कब बता सकता है? जब उसका प्रोडक्शन जो है उस लेवल का होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो किलोग्राम में बताएगा। लेकिन अगर उसके दुकान में शॉप में ही रखा 1 किलो सोना है या 2 किलो सोना है सिर्फ, तो वो उसका प्रोडक्शन जो बनाए बताएगा ग्राम्स में ही बताएगा। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट यूनिट को डिसाइड करते हैं। अब मान लो कोई छोटी सी शॉप है, ठीक है, तो उसमें टेबल्स बन रही है। ठीक है, छोटी सी शॉप है, टेबल्स बन रही हैं, तो वो पर टेबल के हिसाब से बनाएगा। ठीक है, अगर छोटी सी शॉप है उसमें शुगर बन रही है तो अगर तो उसमें वो केजीज में बताएगा, अपनी क्विंटल्स में बताएगा अपनी शुगर को। ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो टन्स में बताएगा। अगर प्रोडक्शन का लेवल और ज़्यादा हो जाता है तो वो 1000 टन्स में भी बता सकता है या 100 टन्स में भी बता सकता है। ठीक है, तो ये यूनिट जो डिसाइड करते हैं हम अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये 1000 ब्रिक्स से कम का भी हो सकता है
1000 ब्रिक्स से ज्यादा का भी हो सकता है, 1 लाख ब्रिक्स का भी हो सकता है यूनिट। ये किस पर डिपेंड करता है, हमारा कंपनी का प्रोडक्शन किस लेवल, कितने लेवल का है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कॉस्ट यूनिट है वो हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपनी कॉस्ट को स्मॉलर सब डिवीजन कर सकें, ठीक है। यानी कि जब हम उसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें हर बार बैठ करके कैलकुलेशन ना करनी पड़े। हमारे पास 1000 ब्रिक्स का रेट मालूम है, कोई 5000 ब्रिक्स लेने आया है तो हम उसको सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई करके उसको दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉस्ट यूनिट इज अ डिवाइस यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्प्लिटिंग टोटल कॉस्ट। हम टोटल कॉस्ट को अपने स्प्लिट कर लेते हैं और यूनिट्स में कर लेते हैं, स्मॉलर सब डिविजन्स में कर लेते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एट्रीब्यूटेबल होता है, ठीक है। और कॉस्ट यूनिट क्या है, सिंपली स्टेटेड इन अ यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। जो हमारा फिनिश गुड्स है उसका यूनिट है प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, जिसके रिलेशन में हमें जो है कॉस्ट को असरटेन करना होता है और एक्सप्रेस करना होता है अपनी कॉस्ट। जब भी हम लिस्ट बताते हैं अपना प्राइस की, तो हम उसके कॉस्ट यूनिट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आप जाओगे रेस्टोरेंट्स में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे उसमें उसका प्राइस लिखा होता है। तो प्राइस किसके हिसाब से लिखा होता है, हाफ प्लेट, फुल प्लेट, इस तरह से लिखा होता है, तो वो उसकी कॉस्ट यूनिट है। उन्होंने वो उसकी कॉस्ट यूनिट बनाई हुई है, हाफ प्लेट की, फुल प्लेट की या क्वार्टर की, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट यूनिट। दूसरा होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, अब जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो हर स्टेज का हम एक कॉस्ट सेंटर बना देते हैं, उस पे एक एट्रीब्यूटेबल कर देते हैं उसकी कॉस्ट की, इस कॉस्ट सेंटर पे कितना खर्चा हमारा हो रहा है वो हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अ कॉस्ट सेंटर रिफर्स टू अ पार्ट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड सेपरेटली, जिसके लिए हम अपनी कॉस्ट को सेपरेटली एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट चार्जिंग ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट, जिससे कि हम कॉस्ट यूनिट पर उन कॉस्ट को चार्ज कर सकें, ठीक है। जैसे सपोज करो एक हमने कोई एग्जांपल लो, किसका, फर्नीचर का ले लो, ठीक है। फर्नीचर में चेयर्स बन रही हैं, चेयर्स में सबसे पहला जो होता है कटिंग का होता है, सेकंड है स्ट्रक्चर बनाने का होता है, थर्ड है पॉलिशिंग का होता है, ठीक है। तो ये 3 हमारे स्टेजेस हैं इसमें, ठीक है। तो अब इन 3 स्टेजेस को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं उनकी कॉस्ट के लिए। तो हर स्टेज जो है वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट सेंटर कहलाएगी। ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि हमारे जो यूनिट है, कॉस्ट यूनिट है, उसमें हम पता लगा सकें कि कटिंग पे उसमें कितना खर्चा आया है सेपरेटली, उसके स्ट्रक्चर बनाने में सेपरेट कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और उसके पॉलिशिंग में सेपरेट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ठीक है, जिससे हम अलग अलग उसको डिटरमाइन कर सकें, एक्यूमुलेट कर सकें सेपरेटली हर सेंटर की कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा यूनिट है, कॉस्ट यूनिट है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट चार्जिंग ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट्स, इट इज नेसेसरी टू डिवाइड द फैक्ट्री और इंडस्ट्री इनटू वेरियस पार्ट, ठीक है। वेरियस पार्ट में डिवाइड करना जरूरी होता है, जैसे हमने यहाँ पे फर्नीचर की फैक्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, जिससे कि हम एक्यूमुलेट कर सकें कॉस्ट को, सब्सिक्वेंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, ठीक है। और जो हर पार्ट जो होता है इंडस्ट्री का वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है, ठीक है। जो हर पार्ट होता है इंडस्ट्री का या फैक्ट्री का वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट सेंटर कहलाएगा, जिसकी हम कॉस्ट अलग से असरटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है। यही चीज जो पार्ट है हमारा या इसका जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, ठीक है, जो इन कॉस्ट को असरटेन करेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट और सेक्शन जो भी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाएगा, ठीक है। कॉस्ट सर्टेन सेंटर फैसिलिटेट्स फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट और सेक्शन, ठीक है। हर पार्ट और सेक्शन के उसको वो क्या करता है, ऑफिसर इंचार्ज होता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन करता है, और यही जो क्या कहलाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाते हैं, ठीक है। और आईसीएमए की जो डेफिनेशन है वो कह दी गई है, लोकेशन या पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। यहाँ पे मशीनरी भी हो सकती है, ठीक है, लोकेशन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ दीस या इन सबको मिलाकर के ग्रुप भी हो सकता है,
जिसके रेस्पेक्ट में जो है कॉस्ट हम असर्टेन करते हैं कॉस्ट यूनिट के रिलेटेड में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम जो भी कॉस्ट असर्टेन करेंगे वो कॉस्ट यूनिट के रिलेशन में करेंगे। ठीक है, अब ये काइंड्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना तुम लोग, रीड कर लेना, मैं आगे चलता हूँ। इसको हम डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में ब्रीफली। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम जल्दी कवर कर सकें वो मैं करा देता हूँ अभी। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कोई भी प्रोडक्शन हम कुछ भी करते हैं उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेन एलिमेंट्स कितने होते हैं? 3। मेन क्या? 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट उसका मटेरियल, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 3 टाइप्स की कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन कहो या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहो, सेम चीज़ है। ठीक है, एक होता है मटेरियल, दूसरा लेबर, और थर्ड वन होता है एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो हमारा एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पावर हो गया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, हो जाएगा। ठीक है, फ्राइट हो गया, पैकिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा किस में आएगा? एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, तो एक मेन एलिमेंट हो गया मटेरियल, एक हो गया लेबर, और थर्ड हो गया एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। या तो वो एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट होता है, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट होता है। इसी तरह से लेबर का हमारा या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसी तरह से एक्सपेंसेस जो है वो हमारे डायरेक्ट होते हैं या फिर इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है? बीबीए के स्टूडेंट्स भी हैं। सर डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगी आपकी ये फैक्ट्री की रेंट पेड हो जाएगी जो। फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट में आ जाएगा। अच्छा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगी आपकी ऑफिस रेंट। क्यों? सर क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ना। क्या ऑफिस रेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है? और कोई? डायरेक्ट एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। डायरेक्ट में डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। और कोई? सर वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज यस सर। किसमें? सर डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट आएगी सर, एक्सपेंस में आएगी। क्योंकि जो सर जो सैलरीज है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है सैलरी सर। जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। चलो ठीक है, इसको अभी पढ़ेंगे। तो Yes, sir. अब इसमें क्या है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फर्स्ट प्लेस पर हम उनको ले लेते हैं, और इन तीनों टाइप्स के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला करके हमारी बनती है प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट। क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट। ये याद रखना, सिर्फ सिंपल है। डायरेक्ट कॉस्ट किसकी? डायरेक्ट कॉस्ट तीनों एलिमेंट्स की, मटेरियल डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के जब हम उनको सम कर देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं, तो वो हमारी उस प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, और इनके इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर हम एक जगह कर दें, इकट्ठा कर दें, किसको? इनडायरेक्ट कॉस्ट को। किसके? तीनों के, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे हो जाते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड में चार्ज करते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट में चार्ज करते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट में चार्ज करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स में चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये ओवरहेड्स भी जो है हमारे वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के ओवरहेड्स होते हैं। ये कहाँ पर, किस कॉस्ट सेंटर में, अभी हमने पढ़ा था ना कॉस्ट सेंटर, तो जिस कॉस्ट सेंटर में वो हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है, अलग हम पार्ट बना देंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इसका, तो वो हमारा उसका ओवरहेड होता है। सबसे पहले हमारा जो पार्ट होता है वो फैक्ट्री का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड उसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री के बाद हमारा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसके बाद होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हम इसको 2 अलग अलग करके भी लिखते हैं, कभी कभी हम इसको इकट्ठा करके भी लिख देते हैं। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये दोनों अलग ही अलग है। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हमारे ओवरहेड्स हैं। क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के क्या बनेगी, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, किसके, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये ओवरहेड्स है। इनडायरेक्ट मटेरियल, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वो हमारी ओवरहेड्स में आएगी, और ओवरहेड्स जो होंगे वो हमारे 4 अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किए जाएंगे। पहला फर्स्ट पार्ट होता है फैक्ट्री, या फिर इसको वर्क्स भी कहा जाता है, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। सेकंड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, थर्ड होता है सेलिंग ओवरहेड, और फोर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, आगे हम कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे, उसके लिए ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो इसका मैं छोटा सा एक डायग्राम भी बना के दिखा दूंगा ना तुमको, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मार्केट होती है, मार्केट से रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल कहाँ आता है, फैक्ट्री में आता है रॉ मटेरियल। फिर फैक्ट्री से वो फिनिश गुड्स में बन के कहाँ जाता है, गोडाउन में जाता है। ठीक है, फैक्ट्री में तो रखा नहीं रहता, अगर फैक्ट्री में रखा रहेगा सामान हमारा बन करके, तो क्या होगा, फिर वो स्पॉइलेज उसमें होगा। ठीक है, टूट फूट हो जाएगी, वहाँ पे और प्रोडक्शन भी हो रही होगी, तो वो और हमारा जो है उसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद गोडाउन से वो हमारा सप्लाई हो जाता है कहाँ, वापस मार्केट में। इन सब के बीच में क्या होता है, इन सब के बीच में इनको ऑपरेट करने के लिए हमारे एम्प्लॉयज़ बैठते हैं ऑफिस में। ठीक है, जहाँ पे सारा हमारा ऑफिशियल वर्क होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल जाता है फैक्ट्री, फैक्ट्री से गोडाउन, यहाँ पे फिनिश वर्क होते हैं, अलग अलग टाइप का वर्क होता है उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर वो फिनिश गुड्स में बनता है, तो फिर वो गोडाउन में रखा जाता है, और गोडाउन से फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो भी खर्चे होते हैं हमारे, रॉ मटेरियल तो हमारा किस में आ जाता है, डायरेक्ट में आ जाता है। रॉ मटेरियल के बाद यहाँ पे फैक्ट्री में जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में जो भी खर्चे होते हैं, कहाँ तक, गोडाउन में रखे जाने तक। ठीक है, एक बार गोडाउन में रखे गया सामान हमारा फिनिश गुड्स, उसके बाद फैक्ट्री के खर्चे बंद हो जाते हैं। ये हमारे क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्क कॉस्ट कहलाता है, फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद जब गोडाउन में हमारा प्रोडक्ट आ जाता है, गोडाउन के जो खर्चे हैं और इसके बाद जो खर्चे हैं हमारे, वो सारे हमारे किसके होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा आएगा, सेलिंग में कौन सा आएगा। ठीक है, जैसे कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट का कैरेज जा रहा है, पैकेजिंग जा रही है। ठीक है, तो वो सब हमें इसमें अलग अलग करने होते हैं, सेलिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में। और इन सब को ऑपरेट करने के लिए बीच में हमारा होता है ऑफिस। तो ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं, ऑफिस के नाम से कोई भी खर्चा आ जाएगा, या जिससे तुम्हें पता लगे ये काम ऑफिस में होता है, तो वो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं कहूँ ऑडिट हो रही है, ऑडिट फीस गई है, तो ऑडिट का काम कहाँ होता है, ऑफिस में होता है, तो वो ऑडिट फीस हमारी क्या हो जाएगी,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की हो जाएगी। ठीक है, स्टेशनरी यूज होती है, स्टेशनरी कहाँ यूज होती है, ऑफिस में यूज होती है, तो वो भी हमारा उसमें आ जाएगा। अगर ऑफिस रेंट ऑफिस के नाम से ही आ रहा है तो वो हो जाएगा। अगर सैलरी के नाम से आ रहा है, सैलरी बोल रहा है तो सैलरी हमारा ऑफिस में होता है। वेजेस आ रहा है तो वेजेस हमारे कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। ठीक है, गोडाउन रेंट बोल रहा है तो वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। अगर हमारा फैक्ट्री रेंट बोल रहा है तो फैक्ट्री में जाएगा। अगर ऑफिस रेंट बोल रहा है तो ऑफिस में जाएगा। कहीं पर हमें आइडेंटिफाइड होगा, उसके साथ में नाम जुड़ा होगा, कहीं पर हमें उसके नेचर से समझना होगा ये कहाँ पर हमारा एक्सपेंस होता है, उससे हम फिर उसको अलग करेंगे कि कहाँ पे जाएगा। अब समझना है हमें डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। अब तुम्हें जो कॉस्ट शीट बनानी होगी उसमें तुम्हें डायरेक्ट कॉस्ट सबकी अलग अलग बताई हुई होगी। ठीक है, तुम्हें पहचानने की जरूरत, अलग से पहचानने के लिए कोशिश नहीं करनी। क्या है, डायरेक्ट मटेरियल जो भी कॉस्ट होगी वो तुम्हें डायरेक्ट मटेरियल के नाम से दी होगी। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो होगी वो डायरेक्ट लेबर के नाम से दी होगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से होंगे। ठीक है, अलग से तुम्हें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी भी है डायरेक्ट कॉस्ट होती क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली विजिबल इन द फिनिश गुड्स होती है। ठीक है, मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे एक तुमको जीप बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब वो कॉस्ट जो तुम इसमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो इसकी क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट होगी। ठीक है, सपोज करो अब इसमें क्या क्या, अब मटेरियल कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसमें हमें देख के पता चलता है ये किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है, एक टेबल चेयर बनी हुई है, टेबल चेयर या तो तुम्हें वो स्टील की बनी हुई रखी होगी तुम्हारे सामने या फिर वुडन की रखी होगी। ठीक है, अगर वो स्टील की रखी है तुम कहोगे इसमें क्या लगा है, स्टील लगा है, तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, स्टील होगा। अगर वो वुडन की होगी तो तुम क्या कहोगे, इसका रॉ मटेरियल क्या है, वुड है। अगर वो ग्लास की होगी तो उसको क्या बोलोगे, उसका रॉ मटेरियल ग्लास की है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसका रबर है। ठीक है, यहाँ पे ये कार स्टील से बनी हुई है, इसमें मिरर भी लगा हुआ है। ठीक है, इसमें लेदर भी लगा हुआ है, इसमें स्टूडियो भी लगा हुआ है। ठीक है, तो वो सारी कॉस्ट, इन सब की जो कॉस्ट है मटेरियल जो विजिबल है वो तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट होगा। जैसे इसके ऊपर पेंट भी हुआ है, ठीक है, तो पेंट भी हुआ है तो पेंट की भी कॉस्ट तुम्हारी क्या होगी, वो डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब ये कार जो है खुद तो जादू से नहीं बनी कि तुम्हारे मैनेजर ने जादू की छड़ी घुमाई होगी एक जगह रखे एक मटेरियल को सारा वो असेंबल हो गया, ऐसा तो नहीं है। वो किससे बना होगा, उस पर लेबर लगी होगी। ठीक है, तो अब ये तो आइडेंटिफाइड है कि कार बनी है तो इस पे लेबर ने काम किया होगा, तो वो लेबर की कॉस्ट जो होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। इसी तरह से अब वो लेबर ने काम करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस की ज़रूरत है वो भी हमें पता होता है कि हाँ लाइट तो चाहिए होगी, पावर चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह की कॉस्ट जो कि हाँ तुम्हें मटेरियल को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये कॉस्ट तो लगी लगी है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। इसी तरह से अगर फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट इसमें हम नहीं बता सकते कि हाँ वो अपनी फैक्ट्री में बना है या रेंटेड फैक्ट्री में बना है, तो वो फैक्ट्री रेंट जो है वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो होता ही होता है। ठीक है, फिक्स है, मान लो ये प्रोडक्ट बना है तो इसमें ये खर्चा होना ही होना है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। ठीक है, और जो खर्चा ये होता है कि हाँ ये नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके बगैर भी हो सकता है इसके साथ भी हो सकता है, तो वो खर्चा हमारा किस में आता है, इनडायरेक्ट में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से लेबर मटेरियल बता दिया, एक्सपेंस बता दिया, और मटेरियल लेबर एक्सपेंस तीनों बता दिए कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब जब हम ये तीनों एक्सपेंसेस जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारा क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट बन जाता है। इसके डायरेक्ट मटेरियल के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ भी है। डायरेक्ट मटेरियल इज मटेरियल दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कि हर प्रोडक्ट का जो यूनिट तुम्हारा बना हुआ है वो आइडेंटिफाइड हो सकता है उसमें, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल। सपोज करो पेंसिल है, ठीक है,
पेंसिल में क्या है, उसमें वुड का यूज हुआ है, उस पर पेंट हुआ है, उस पर लीड लगी है, तो ये सब कॉस्ट जो है इन तीनों चीज की उसकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होगा। ठीक है, अब सपोज करो फर्नीचर, फर्नीचर पे उसमें तुम्हारा कपड़ा लगा है, ठीक है, ये चेयर अगर है तुम्हारा, तो क्या होगा, इस पे वुड जो यूज हुई है वो उसका खर्चा डायरेक्ट हो जाएगा, इस पे कपड़ा जो लगा है वो डायरेक्ट हो जाएगा, पॉलिश जो हुआ है वो उसके डायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्टली विजिबल है तुम देख के बता सकते हो ये मटेरियल यूज है, उसका डायरेक्ट मटेरियल में आ जाता है। डायरेक्ट मटेरियल्स कैन बी कन्वीनियंटली मेजर्ड एंड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट, ठीक है, हम डायरेक्टली चार्ज उस पर कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रॉ कॉटन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा बनता है तो उसमें रॉ कॉटन लगनी है। ठीक है, अगर शुगर इंडस्ट्री में शुगर कैन लगेगा ही लगेगा, बगैर शुगर कैन के कभी शुगर नहीं बन सकती, तो शुगर कैन जो है वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह से शूज बनेंगे तो लेदर है या सिंथेटिक लेदर है, जो भी जिस चीज का बना हुआ है वो देख के हमें पता चल जाएगा कि इसका ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो वो उसका डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स इंक्लूड करती है क्या, ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स इशूड फ्रॉम द स्टोर, रॉ मटेरियल्स स्पेसिफिकली परचेज्ड फॉर द स्पेसिफिक जॉब और प्रोजेक्ट की, उस स्पेसिफिक जॉब के लिए ही वो खरीदा गया है तो वो उसी पर चार्ज होगा। ठीक है, अगर किसी और चीज के लिए तुमने खरीदा है उसको, तो वो दूसरे प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते, जिसके लिए स्पेसिफिकली परचेज किया गया है उसके ऊपर चार्ज करा जाता है। रॉ मटेरियल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉस्ट सेंटर टू अनदर कॉस्ट सेंटर, कि कोई कॉस्ट एक कॉस्ट सेंटर से दूसरे कॉस्ट सेंटर पे हम ट्रांसफर कर देते हैं रॉ मटेरियल को, वो भी आ जाएगा। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स लाइक कार्टून्स, कार्डबोर्ड्स, बॉक्सेस, ठीक है, जो प्राइमरी पैकिंग होते हैं, ठीक है, जो एकदम नीडेड होता है। ठीक है, वो जो एक सेल के टाइम पे पैकिंग होती है और एक पहले पैकिंग होती है। सपोज करो हम टूथपेस्ट है, ठीक है, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को तुम बगैर ट्यूब के तो पैक नहीं कर सकते। ठीक है, ट्यूब जो है उसको नेसेसरी है कि ट्यूब में उसे तुम्हें करना ही करना है। ठीक है, तो वो जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकिंग में आएगा, तो वो प्राइमरी पैकिंग का जो कॉस्ट होगा वो किस में आएगा, पैकिंग मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो उसको सेल करने के लिए पैकिंग होगी बॉक्स में, ठीक है, ये पहले बॉक्स में हमने कर दिया, अब जब हम इसको सेल करेंगे बड़े बॉक्स में सबको इकट्ठा करके सेल करेंगे, पॉलिथीन में करेंगे, ठीक है, या उसको हम रैप करेंगे, वो सारे जो है वो उसमें नहीं आएगा, प्राइमरी पैकिंग में नहीं आएगा, वो हमारा फिर इनडायरेक्ट में चला जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी पैकिंग है वो हमारा किस में आएगा, डायरेक्ट में आ जाएगा। जैसे मान लो चिप्स है, चिप्स हमारे छोटे पैक्स में बिकता है, ठीक है, 10 रुपीज का, तो वो जो 10 रुपीज का पैक है वो हमारा प्राइमरी पैकिंग में आ जाएगा। ठीक है, बाद में सेल के टाइम पे उसको कैसे बेचते पैक करके, वो फिर उसका इनडायरेक्ट में जाता है। ठीक है, सेकंड है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं मटेरियल जो कि नॉर्मली उसका पार्ट क्या होते हैं, नहीं होते फिनिश गुड्स का। ठीक है, यानी कि तुम्हें कार दिख तो रही है, ठीक है, कार दिख तो रही है बनी हुई, लेकिन तुम्हें इसमें ये नहीं पता कि कोई एक ऐसा मटेरियल इसमें यूज हुआ है। ठीक है, अगर उसमें वो उस मटेरियल की कॉस्ट बताई गई है और वो तुम्हें उस मटेरियल में विजिबल नहीं है, तो वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है, कौन सा वाला मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, जो मटेरियल की तुम्हें कॉस्ट बताई हुई है और वो तुम्हारे प्रोडक्ट में विजिबल नहीं है, तुम देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको, वो तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा। ठीक है, it has been defined as materials which cannot be allocated but which can be apportioned or absorbed by cost center और cost unit। ठीक है, वो डायरेक्टली मटेरियल पे नहीं होता लेकिन वो कॉस्ट सेंटर में यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टोर्स यूज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, के मशीन लगी हुई है, मशीनरी में भी तुम्हें स्टोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मान लो कटिंग मशीन है, उसमें ब्लेड लगेगा, ठीक है, तो वो भी मटेरियल, लुब्रिकेंट लगेगा, कॉटन लगेगा, वेस्ट, ब्रेक्स, सीमेंट्स, ये सब लगेगा। तो ये मटेरियल में तो तुम्हें दिखेगा नहीं कि मशीन में कितने ब्लेड्स यूज हुए हैं या कितना लुब्रिकेंट यूज हुआ है, तो ये सब कॉस्ट जो है तुम्हारा इनडायरेक्ट में चला जाएगा। स्टोर्स यूज्ड फॉर बाय द सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है, बॉयलर हाउस, कैंटीन, मटेरियल विच ड्यू टू देयर कॉस्ट बीइंग स्मॉल आर नॉट कंसीडर्ड वर्थ वाइल टू बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल, या तो कुछ इतने कम
कीमत के होते हैं कि वो वर्थ वाइल नहीं होता एडिशन करना उसमें। सपोज करो स्टेपल की पिन है, ठीक है, तो स्टेबल की पिन अगर तुम्हारी यूज़ हो रही है प्रोडक्शन के बॉक्सेस बनाने के लिए, उसका मटेरियल के बॉक्सेस बनाने के लिए, तो वो उस पिन की कॉस्ट इतनी कम होती है कि तुम उसको उस प्रोडक्ट में जोड़ नहीं सकते, तो उसको तुम अलग से रखते हो, तो वो तुम्हारी क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल में आ जाती है। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर होता है कि जो तुम्हें आइडेंटिफाइबल होता है डायरेक्टली कि प्रोडक्ट में ये काम हुआ होगा, तो वो तुम्हारी उसकी डायरेक्ट लेबर होती है, ठीक है। और जो नहीं होता अलग से यूज़ होती है, मान लो मेंटेनेंस में यूज़ हो रही है, मशीनरी की मेंटेनेंस में हो रही है, रिपेयर में हो रही है, वेजेस जा रही हैं, तो वो इनडायरेक्ट लेबर में चली जाती है। डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली विजिबल होते हैं, इनकर्ड होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट और जॉब पर, ठीक है, जो कि डायरेक्टली चार्ज किए जा सकते हैं उसकी कॉस्ट अकाउंट में, तो वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, सर्वेयर्स फीस, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू द जॉब, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सब रीड कर लेना कौन कौन से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसके अलावा जो कि डायरेक्टली एलोकेट नहीं किए जा सकते, उनको हमें अलग, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता उस कॉस्ट सेंटर में, वो कॉस्ट सेंटर अपने अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। वो सारे जैसे इंश्योरेंस है, रेंट है, जैसे मैंने फैक्ट्री रेंट की बात करी थी या ऑफिस रेंट की बात की थी, तो रेंट जो है वो उसका पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए होता है, तो इसलिए वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस, सैलरी ऑफ मैनेजर, ठीक है। ये वाले इसमें और इसमें क्या फ़र्क था, इसमें ये फ़र्क था ये तुम्हारे प्रोडक्ट पे चार्ज हो रहे थे, ठीक है। जैसे मान लो सर्वेयर्स फीस, सर्वे किसका कर रहा था, वो प्रोडक्शन के लिए कर रहा था, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन के लिए होती है, रॉयल्टी प्रोडक्शन के पर दी जाती है। तो जो प्रोडक्शन पर होता है उसका डिज़ाइन बनाना, ड्राइंग बनाने का खर्चा, वो सारे हमारे उससे रिलेटेड है डायरेक्ट प्रोडक्ट से, तो वो किस में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। जो हमारे कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट से नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और जब हम सबके एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करें अगर इनडायरेक्ट को, तो वो हमारे ओवरहेड्स कहलाता है। और ये ओवरहेड्स हमारे 4 अलग अलग कैटेगरी में जाते हैं, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। ये तो तुम लोग को समझ में आता है, फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री का अलग से होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऑफिस का समझ आ जाएगा, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। सेलिंग ओवरहेड कंप्राइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स of soliciting the recurring orders for the articles of commodities dealt in and of efforts to find and retain customer, ठीक है। जो सेल को प्रमोट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सारे तुम्हारे सेलिंग ओवरहेड में आएंगे, ठीक है। मेनली क्या है, जो सेल को प्रमोट करने के लिए होंगे, ठीक है, कमीशन, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ भी देना, ठीक है, कमोडिटीज तुम्हारा सैंपल में बांटना, वो सारे तुम्हारे किस में आएंगे, सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। इट इंक्लूड्स सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि तुम्हारा जो सेल्समैन है अगर उसकी सैलरी दे रहे हो, सेल्स ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आ जाएंगे, सेल्समैन सैलरी, कमीशन, शोरूम एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, फैंसी पैकिंग, सैंपल्स, फ्री गिफ्ट्स, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सपेंसेस, डिमॉन्स्ट्रेशन, टेक्निकल एडवाइस टू पोटेंशियल कस्टमर्स, ये सारे किस में आएंगे, तुम्हारे सेलिंग में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे जो गोडाउन है, गोडाउन से मार्केट तक या अपने जो बायर्स हैं उन तक पहुंचाने में जो खर्चे होंगे वो आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंप्राइज all expenditures incurred from the time the product is completed in the work until it reaches its destination, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के खर्चे, जो मैंने ये ग्राफ बनाया था, ये फैक्ट्री से ये यहाँ पर रखा गया बनकर, अब यहाँ से जो भी खर्चे होंगे, गोडाउन के खर्चे होंगे और इसके भेजने के जो कैरेज के जो खर्चे होंगे वो सारे किस में आएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे।
Overhead comprise all expenditures incurred from the time the product is completed in the work until it reaches its destination, जब तक वो अपनी destination तक ना पहुंचे। destination क्या है उसकी, जिसको हमने सेल किया है, मार्केट हो या फिर किसी हमारे कस्टमर का जो भी प्लेस होगा। इट इंक्लूड्स वेयर हाउस रेंट, ठीक है, जो हमारा वेयर हाउस का रेंट है, जो मैंने ये गोडाउन बताया था, इसका रेंट, इसकी इलेक्ट्रिसिटी, इसका इसका क्या होता है वो गार्ड की सैलरी, अगर हमें यहाँ पे हीटिंग की टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है हमारे प्रोडक्ट के लिए तो उसके खर्चे, ठीक है। इसके बाद कोई भी खर्चा जो रिलेटेड टू गोडाउन होगा या रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे किस में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे डिलीवरी वैन, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन्स, ट्रक्स, एक्सपेंसेस ऑन स्पेशल पैकेजिंग फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वेयर हाउस स्टाफ सैलरी, इंश्योरेंस, वेयर हाउस स्टॉक, फिनिश गुड्स, डैमेज इन ट्रांजिट, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। इस तरह के एक्सपेंसेस जो कि ट्रांजिट के ऊपर हो या गोडाउन से रिलेटेड हो वो हमारे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होंगे। जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए होंगे वो हमारे सेलिंग ओवरहेड होंगे, ठीक है। अगर तुम्हें इतना ये समझ में आ गया तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कॉस्ट शीट बनाने का वो एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, आप तुम लोग को क्लियर हो गई, तो कॉस्ट शीट तुम इजीली बना सकते हो। तो एक बार मुझे सब लोग बताओ समझ में आया, कोई डाउट किसी का हो तो। नो सर, क्लियर है। क्लियर है सब, सबसे एक एक यस करके सर, पूछना पड़ेगा। यस सर, यस अभी पूछ लो अगर कुछ क्लियर ना हो तो, क्योंकि यस सर, क्लियर। क्लियर है ना। चलो तो आप लोग नोट भी कर रहे हो उसको या बस मैं बोले जा रहा हूँ? कुछ पॉइंट नोट कर लिए हैं। कुछ पॉइंट नोट कर लिए, चलो अच्छी बात है। सेंड कर दीजिएगा। सेंड भी कर ही दूंगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको भी मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, तुम बाद में भी इसको देख सकते हो। एक बार देख लोगे तो तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ थे हम? तो अब ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन इसका भी आ सकता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। पूरा एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें तुम्हें यहाँ से एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पहले थोड़ा बहुत कॉस्ट को भी समझाना होगा, ठीक है। कॉस्ट के बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का ये डायग्राम बना करके सारी कॉस्ट जितनी भी हैं इनको समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन एक इसका बन जाता है थ्योरेटिकल का। तो ये इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वो क्या था, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है वो जनरल क्लासिफिकेशन हो सकता है, टेक्निकल क्लासिफिकेशन हो सकता है। जनरल क्लासिफिकेशन में प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट और डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब अलग अलग टाइप से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कॉस्ट को हम इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट कर सकते हैं क्लासीफाई, या डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लासीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तुम्हारे वही सब आ जाएंगे, लेबर मटेरियल एक्सपेंसेस में। मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं या नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। टेक्निकल कॉस्ट्स में ये आ जाता है नेचर और एलिमेंट और एनालिटिकल सेगमेंट, फंक्शंस बाय, हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के, वेरिएबिलिटी के, कंट्रोलेबिलिटी के, ठीक है। तो इन सबको तुम लोग थोड़ा रीड कर लेना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वही चीज़ घुमा फिरा के एक जैसी होती है, ठीक है। तो मेन अब हम अगला पार्ट अपना कॉस्ट शीट का कर लेते हैं। कॉस्ट शीट बनाने के लिए जो आएगी तुम्हें, कॉस्ट शीट बनाने के लिए तुम्हें तो यही तुम्हारा सारा जो है डाटा दिया होगा, सारी कॉस्ट दी होंगी, बस तुम्हें क्या है उसके कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में तुम्हें रखना होता है, ठीक है। और जो लेवल्स हैं कॉस्ट के वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था यहाँ पे, सबसे पहले जो आती है डायरेक्ट कॉस्ट। हमारी कहानी जो शुरू होती है कॉस्ट में वो यहाँ से शुरू होती है, मार्केट से, रॉ मटेरियल से, ठीक है। तो
फिर रॉ मटेरियल से वो फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री से गोडाउन में आता है, गोडाउन से सेल हो जाता है, ऑफिस होता है। सारी कॉस्ट हम अलग अलग रिकॉर्ड हमारे पास लिखी होती है, ये कॉस्ट है। अब बाद में हम उसकी एक कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसमें हम इन कॉस्ट को अलग अलग जगह क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हमारा होता है वो प्राइम कॉस्ट का होता है। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। जो भी तुम्हारे डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो तुम्हारी जो है प्राइम कॉस्ट होती है। और वो कॉस्ट क्या होती है, कैसे पहचानोगे, वो डायरेक्टली विजिबल इन द प्रोडक्शन प्रोडक्ट होता है। और मेनली ये कॉस्ट जो है तुम्हारी शुरू होती है रॉ मटेरियल से और फैक्ट्री में। ठीक है, रॉ मटेरियल और फैक्ट्री में ही तुम्हारी ये कॉस्ट सारी आ जाती है प्राइम कॉस्ट। जो भी फैक्ट्री में तुम्हारा रॉ मटेरियल लगा होगा, डायरेक्ट लेबर यूज हुई होगी या डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज होंगे, वो तुम्हारी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद अब स्टेप वाइज ये खर्चे हमारे ऐड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया था, कौन सा वाला निशान लगवाए थे ऊपर, फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट होता है फैक्ट्री, सेकंड होता है ऑफिस, थर्ड होता है सेलिंग और फोर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट कॉस्ट सबकी ले ली जाती है। हमने डायरेक्ट कॉस्ट ली, डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट एक्सपेंस की, मटेरियल की, तो ऐड करके क्या बन गया हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद आती है बारी किसकी, ये तुम्हें चार्ट में ही बना के दिखा दिया। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रखना है। ये प्राइम कॉस्ट मेन है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद आती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट की बारी शुरू होती है। फिर उसके बाद हम उसमें फैक्ट्री ओवरहेड अपना ऐड कर देते हैं। प्राइम कॉस्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया था फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो प्राइम कॉस्ट हमारी आई है उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। जब हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड के बाद मैंने क्या बताया, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद बताया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, तो जब हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया प्राइम कॉस्ट में, तो वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई थी या वर्क कॉस्ट आई थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर दिया। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। तो पहले हमारी क्या आई थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड किया तो आई हमारी प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में हमने क्या किया, अपनी वर्क कॉस्ट को ऐड कर दिया, वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्या आ गया हमारा, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, सॉरी ओवरहेड, ओवरहेड ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी या वर्क कॉस्ट आएगी। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट सेम चीज़ है। इसके बाद सेकंड होता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव भी लिख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, ये जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये स्टेप ये याद रखने हैं बस तुम्हें, बाकी तो तुम लोग को मैं समझा ही चुका हूँ कौन सी कॉस्ट क्या होगी, वो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट तुम्हें ये याद रखना है कि ये कॉस्ट कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे तुम्हारी आ गई थी प्राइम कॉस्ट, सेकंड स्टेप पे आई थी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कब आई थी, जब तुमने उसमें वर्क ओवरहेड ऐड किया था, जो कि हमारा ए पार्ट होता है। फिर उसके बाद हमारी आई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब आई, जब तुमने उसमें क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड किया, जो हमारा थर्ड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट ए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बी। अब इसके बाद क्या बताया था मैंने, सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेलिंग ओवरहेड, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई ऊपर, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ गई है,
उसमें क्या करना है, सेलिंग ओवरहेड करना है ऐड। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड को पहचानने के लिए क्या है, जो भी सेल्स प्रमोट करने के लिए एक्सपेंसेस हैं या सेल्स के लिए जो भी एक्सपेंस है वो सेलिंग ओवरहेड में आते हैं। तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे। ओवरहेड, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स। सॉरी, एक चीज मिस हो गई बीच में। पहले डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो जाता है, तो फिर हमारी वो सेल्स आ जाती है। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इसमें एग्जांपल जो दिया हुआ है, अगर इसी को देख लो तो हमारा हो जाएगा, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट कॉस्ट। इन तीन को मिला के हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद अब क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे वेजेस ऑफ फोरमैन फैक्ट्री में होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिया होगा तो वो हम किसको मानेंगे, वो ऑफिस को मानेंगे। अगर पावर लगा होगा उसके आगे तो इसका मतलब वो हमारा फैक्ट्री में मशीनरी में यूज हो रहा है। लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री है, स्टोर कीपर्स है, ऑयल एंड वाटर है। ठीक है, ऑयल यूज होता है फैक्ट्री में। रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन इन प्लांट, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ प्लांट, ये सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड पहले हम लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में ये सारे एक्सपेंसेस हम इसके नीचे लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे और फिर वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन में हम करेंगे तो इक्वेशन में इस तरह से करेंगे। अगर इक्वेशन में ना करना हो, मेन तुम्हें जो कॉस्ट शीट बनानी है वो फॉर्मेट में बनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो ये इसलिए इक्वेशन में कैलकुलेट किए होते हैं। इसलिए पहले तो मैं इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर रहा है अलग से, प्राइम कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करिए, फिर प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके यहाँ पर तुम्हारी ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है। ठीक है, स्टेप वाइज तुम्हें याद रखना है। इसी तरह से तुम्हारे ये बाकी कॉस्ट भी कैलकुलेट की गई हैं। यहाँ पे तुम्हें भी बताया कौन कौन सी कॉस्ट हैं ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में, ऑफिस रेंट, रिपेयर्स ऑफिस, ऑफिस लाइटिंग, डेप्रिसिएशन ऑफिस, मैनेजर सैलरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम स्टेशन। ये सारे वो एक्सपेंसेस है जो कि कहाँ पर होते हैं, ऑफिस में होते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सेल्समैन सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, स्टेटिव, वेयर हाउस चार्जेस। यहाँ पर जो तुम्हारा ये किया था सेलिंग ओवरहेड में, सारा एक जगह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इकट्ठा लिया हुआ है। ठीक है, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हमें इकट्ठा ही लेना होता है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइन करके दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, जब हमने उसमें फैक्ट्री को वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड किया था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है सिर्फ, बाकी ये क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है। मेन मार्क्स जो होते हैं इसमें तुम्हारे फॉर्मेट में दिखाने के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से दिया होगा और ये सबको तुम्हें बताना है वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब मुझे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्लियर है। वेजेस ऑफ फोरमैन,
कहाँ आएगा? बताओ। हो सब, या मोबाइल रख के गए हुए हो? नो सर है। है ना? चलो। यस सर। तो वेजेस ऑफ फोरमैन कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा या फैक्ट्री में जाएगा? दो एग्जाम्पल बता दिए। सर मेरे हिसाब से फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में जाएगा, क्यों? क्योंकि फोरमैन की ज़रूरत कहाँ होती है? फैक्ट्री में, और ये वेजेस की भी बात हो रही है। इलेक्ट्रिक पावर कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में। फैक्ट्री में। लाइटिंग, फैक्ट्री का अलग बताया तो फैक्ट्री में जाएगा, और ऑफिस का अलग बताया तो ऑफिस में जाएगा। स्टोर कीपर्स वेजेस? वो फैक्ट्री में जाएगा सर। फैक्ट्री में। स्टोर, स्टोर क्या होता है? सर जो जहाँ पर आपका स्टॉक रहता हो। स्टॉक, रॉ मटेरियल रखा जाता है। यस सर। ठीक है, तो स्टोर कीपर्स की वेजेस है। ऑयल एंड वाटर? सर ये भी फैक्ट्री में ही जाएगा। फैक्ट्री में जाएगा। रेंट, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में। ऑफिस डेप्रिसिएशन, में। सर वो भी डेप्रिसिएशन प्लांट फैक्ट्री में ही जाएगा। फैक्ट्री में जाएगा। मशीनरीज का डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, ये डायरेक्ट क्यों नहीं होता? डायरेक्ट कॉस्ट क्यों नहीं होती डेप्रिसिएशन? वो तो उसके प्रोडक्शन में यूज होती है, मशीन, प्लांट, मशीनरी। सर क्योंकि उस पे दिख नहीं रही होती है वो। क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी मशीन पे ये बना है। ठीक है, छोटी मशीन पे बना है या बड़ी मशीन पे बना है। ठीक है, प्लांट कितना बड़ा है साइज का, या कौन सा टाइप का प्लांट है, किस मतलब प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लांट का जो है वो हमारा इसमें जाता है, इनडायरेक्ट में जाता है। ऑफिस? सर वो तो ऑफिस में जाएगा। ऑफिस में जाएगा। ये डेप्रिसिएशन ही है, ये ऑफिस। डेप्रिसिएशन प्लांट का है, ऑफिस का। कंज्यूमेबल स्टोर्स? सर वो तो फैक्ट्री में जाएगा। क्या होते हैं कंज्यूमेबल फैक्ट्री में स्टोर्स? जाएगा। सर जो स्टोर मतलब कि जो जो आपके सामान कंज्यूम होने लगते हैं। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, जैसे नट बोल्ट मशीनरी में, या तुम्हारा नेल्स लग रही हैं, या फिर तुम्हारा ब्लेड यूज हो रहा है, वो सारे कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं। मैनेजर सैलरी कहाँ सर ये जाएगा? ऑफिस में जाएगा। ऑफिस में। डायरेक्टर्स फीस? वो भी ऑफिस में जाएगा। ऑफिस में जाएगा। ऑफिस स्टेशनरी तो पता ही लग रहा है। टेलीफोन चार्जेस? सर ये ऑफिस भी में। ऑफिस में जाएगा। पोस्टेज, टेलीग्राम्स? ये भी ऑफिस में जाएगा सर। सेल्समैन, सेल्समैन सैलरी? सर ये इसमें सेलिंग में जाएगा। सेलिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। यस सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? सर वही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। रिपेयर एंड रिन्यूअल प्लांट? सर ये यहाँ चला जाएगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री में। ऑफिस प्रेमाइसेस? ऑफिस। ये प्ला ये ऑफिस में चला जाएगा। कैरेज आउटवर्ड? सर डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में। ट्रांसफर टू रिजर्व्स? सर ये चला जाएगा ऑफिस में चला जाएगा सर ये। ये कोई एक्सपेंसेस ही नहीं होता है। सुना है कोई इस नाम का एक्सपेंस, ट्रांसफर टू रिजर्व? नहीं सर। ये तो प्रॉफिट का अपोर्शनमेंट में यूज होता है। डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ? ये भी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है ना। एडवर्टाइजिंग? सर ये सेलिंग में चला जाएगा। वेयर हाउस चार्जेस? ये चला जाएगा फैक्ट्री में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउस क्या बोला था? गोडाउन बोला था। गोडाउन, एक बार सामान गोडाउन में रखा गया, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस खत्म। अब जो भी गोडाउन के होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। ठीक है। सेल्स, सेल्स हमारा यूज होगा जब हम वो निकाल लेंगे, अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे। उसके बाद सेल्स प्राइस होता है, ये वो सेल्स है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में और सेल्स में जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कभी कभी हमें सेल्स गिवन होता है, कभी कभी हमें प्रॉफिट मार्जिन गिवन होता है। ठीक है, तो जब हम प्रॉफिट मार्जिन गिवन है तो सेल्स निकालना होता है, जब सेल्स गिवन है तो प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है। ठीक है। Yes. इनकम टैक्स,
इनकम सर टैक्स, ऑफिस में जाएंगे। कॉस्ट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। डिविडेंड कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, इनकम टैक्स नहीं है ना इसमें, डिविडेंड भी नहीं है कहीं पे। तो ये हाँ चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होते हैं, वो उसका होता है, फाइनेंस का होता है। ठीक है, तो यस ट्रांसफर टू रिजर्व फाइनेंस का पार्ट होता है। डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ उसका पार्ट होता है। इनकम टैक्स भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, डिविडेंड भी फाइनेंशियल, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से लेना देना नहीं है। तो ये जब भी ना आए ये वाले एक्सपेंसेस, तो इनको इग्नोर करना होता है। ठीक है, ओके सर। बाकी लोग तो कोई नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है किसी को आया ही नहीं समझ में। नहीं सर आया सर। यस। आया था। और बाकी लोग हैं, एक बार बोल के बताओ। जी सर, आ मोबिन, रहा है समझ में। यस सर। ठीक है। चलो, तो ये तुम लोग की हो गई कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें एक इनर कॉलम दिया हुआ है, एक आउटर कॉलम दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, जो एक टाइप की कॉस्ट है उनको पहले अंदर लिखना है, फिर उसके टोटल को बाहर लिख देना है। ये प्राइम कॉस्ट को थोड़ा सा हम यहाँ करके लिखते हैं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो, और फैक्ट्री ओवरहेड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनर कॉलम में आएगा, फिर इसका टोटल यहाँ आएगा। फिर ये फैक्ट्री कॉस्ट को हम यहाँ करके लिखेंगे, अलग से पता होना चाहिए हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, इधर से नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को अंडरलाइन करके सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसका इनर कॉलम में टोटल करके ये आ जाएंगे। फिर जब हम ऊपर वाले में इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। सीक्वेंस याद रखना है सिर्फ तुम लोग को। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे, ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को हम कंबाइन करके ऐड करते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। और कभी कभी तुम्हें ये चीज़ निकालनी होती है प्रॉफिट, कभी कभी तुम्हें सेल्स निकालना होता है। जब तुम्हें प्रॉफिट दिया होगा, ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन दिया होगा, तो तुम प्रॉफिट मार्जिन यहाँ लिख करके सेल्स को आइडेंटिफाई कर लोगे। कभी कभी तुम्हें सेल्स दिया होगा तो प्रॉफिट मार्जिन की लाइन छोड़ करके फिर इसमें और इसमें डिफरेंस जो होगा वो हमारा वो प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है लॉस भी हो। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लॉस है या प्रॉफिट है, जब सेल्स वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स से कम होगी तो लॉस होगा, जब सेल्स वैल्यू ज़्यादा होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स से तो प्रॉफिट होगा। इन दोनों का डिफरेंस वो हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, यस सर। अब यस क्या सर। होता है, अब क्या होता है कि हर लेवल पे कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमारा काम चल रहा है, हमने फौरन पूरा कंप्लीट किया, अगली जगह पहुंचा दिया, फिर कंप्लीट किया, अगली जगह पहुंचा दिया। ऐसा नहीं होता, हमारा वर्क जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। हर स्टेज पर कुछ हमारा पेंडिंग पड़ा होता है सामान, और कुछ हमारा जो है वो फिनिश्ड हो जाता है, और कुछ हमारा अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया होता है। ठीक है, इसी तरह से जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल भी हमारा पहले से भी बैलेंस हो सकता है रॉ मटेरियल का, फिर बीच में हमने परचेज भी किया हो सकता है, और फिर उसके बाद फैक्ट्री में हमने सारा इशू भी नहीं किया, कुछ हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी पता होगा, बचा हुआ होगा। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करा जाएगा। तो रॉ मटेरियल का हमारा इस तरह से होगा, ओपनिंग बैलेंस जो हमने परचेजेस की होंगी वो उसमें ऐड हो जाएंगी, और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल वो हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, जो कि हमें कहाँ दिखाना होगा, जो हमें यहाँ पे दिखाना होगा मटेरियल में। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाते हैं, मटेरियल कंज्यूम दिखाते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो वहाँ पे जहाँ पे हमने डायरेक्ट मटेरियल लिखा था, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमें वहाँ पे फिर मटेरियल कंज्यूम निकाल करके देना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, वो मटेरियल चला जाता है फैक्ट्री में। उसके बाद फैक्ट्री के बाद कुछ हमारा वर्क जो है वो
फिनिश्ड हो जाता है, उसके बाद कुछ हमारा अभी फैक्ट्री में बाकी रहता है, उस पर काम चल रहा होता है। ठीक है, तो जब हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाती है, प्राइम कॉस्ट आने के बाद कुछ हमारा फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड उसके ऊपर होता है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जो, यानी कौन से वाले फैक्ट्री ओवरहेड, वो ये वाले फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद उसमें हम ऐड करते हैं क्या चीज़ें, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये दो चीज़ अगर दी होगी तो ये याद रखना है हमें कहाँ रखना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये कब रखना है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद रखना है। जब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल कर लेंगे, उसके बाद ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, बस ये याद रखना है, इसको याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के बाद हमारा क्या चला जाता है, फिनिश गुड्स बन जाते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगने के बाद हमारी क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। ये कब आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद आती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये अब हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज होके आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये नया नाम आया है। ठीक है, याद रखना है। तो क्या करना है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। कहाँ से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब आता है, जब हम फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका पूरा एक एग्जांपल है फुल फ्लेज ये वाला, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दी हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो 3 स्टेजेस थी हमारे पास, क्या, एक रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, वो सबसे पहले जाएगा रॉ मटेरियल में। ठीक है, क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाता है। उसके बाद सेमी फिनिश्ड वाले आएंगे। ठीक है, जो हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड को क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब हम ऐड करेंगे तो उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर देंगे तो वर्क फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है फिनिश गुड्स का स्टॉक का। ऐसा तो होता नहीं कि जितना हमने बनाया है सब बिक जाता है, कुछ हमारा बचा हुआ रह जाता है पहले का और कुछ अब हमारा अब का बचा हुआ होता है। तो जो पहले का बचा हुआ होता है फिनिश गुड्स, जो पहले सेल नहीं हुआ होता, उसको हम अब वाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे और जब सेल कर दिया उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद फिर वही हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद हमारा सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किस तरह से इसमें किया हुआ है। ठीक है, कुछ और मैं तुम्हें पिक्स बुक से भी दूंगा और कुछ इसमें तुम्हारे पास इसमें से भी है, तो इसको तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग की क्लास का टाइम कब तक है, तो 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक है ना। हाँ, तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम लोग कोई भी टॉपिक इसमें अभी तक डाउट हो तो। नहीं सर, अभी तक जितना आपने पढ़ाया वो, अभी तक जितना पढ़ाया वो तो एकदम क्लियर है पूरे। एकदम क्लियर है ना, बाकी सबको, जी सर, क्लियर है सर। सर्वर यस सर, क्लियर है। क्लियर है, सर्वर सर्वर लग रहा है गायब है। आयशा यस सर। क्लियर है, यस सर। ठीक है। और कौन रह गया, मेहरा यस सर। क्लियर है। तो सर्वर गायब है, अच्छा सर्वर भी है, सर। यही है, क्लियर है ना एकदम बिल्कुल। तो कुछ डाउट अगर पूछना हो तो अभी पूछ लो, कुछ भी चीज़ इसमें से जितना भी हमने किया है।
सर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भेज देना सर। क्वेश्चन इसमें भी है, पीडीएफ में भी है इसमें, और मैं अलग से भी तुम्हें न्यूमेरिकल बुक से भी फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। एक दो सर क्वेश्चन कोई रेफरेंस यूज करनी होगी, कोई रेफरेंस बुक यूज करनी है क्या इसी से हाँ, हो जाएगी? रेफरेंस बुक हाँ कर लोगे तो अच्छा है। सर कौन से सर क्योंकि पब्लिश अभी कर? टाइम कम है तो कौन सी बुक? जो आपके नोट्स है वो मैं काफी रहेंगे ना अभी। हाँ, नोट्स भी काफ़ी रहेंगे, और बुक अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मार्क्स फिर उसी हिसाब से तुम्हारे भी आएंगे जितना पढ़ोगे। सर तो कौन सी बुक? बुक का मैं भेज दूंगा डिटेल। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा ये एक पार्ट तो हमने ये कर लिया है, कौन सा वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट। मैंने तुम लोग कॉस्ट को पढ़ने को दिया है ना, और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट तुम लोग को मैंने अच्छे से समझा दिया, वो कर लेना है। ठीक है, मीनिंग समझा दिया थोड़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी, मीनिंग पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है, और रोल जो पढ़ा है वो पढ़ लेना है। ठीक है, मेथड्स एंड टेक्निक्स इसको देखना तुम लोग, बुक में देखना। ठीक है, और फिर कल डिस्कस कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। अगला है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, और ये वैल्यूएशन की ज़रूरत कब आती है, जब हमारा जो मटेरियल है वो आता जाता रहता है। ठीक है, क्या था, हमारी फैक्ट्री थी ना, किस चीज़ की फैक्ट्री बनाई थी हमने, फर्नीचर की बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, मेनली रॉ मटेरियल तो हमारा वुड होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अब एक चेयर बनानी है तो एक चेयर की लकड़ी दुकान से लेकर के आएंगे, या एक बेड बनाना है एक बेड की लकड़ी लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। जो वुड होती है वो एक ही वुड हर जगह यूज़ होती है, एक ही बोर्ड प्लाई बोर्ड हर जगह यूज़ होता है, हर तरह के आइटम जो है वो सेम उससे बनते हैं। तो हम वो ब्लॉक्स जो हैं इकट्ठे हर पहले से ला के रखते हैं। ठीक है, जो भी प्लाई बोर्ड है या जो भी लकड़ी है, जो भी चीज़ है, वो हमारे पास स्टॉक में रहता है। कहाँ पे रहता है स्टॉक में, स्टोर्स में रहता है। ठीक है, और फिर ये हम स्टोर्स से यहाँ पे इशू करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना हम यहाँ पे इशू करते हैं। फिर जब हम इशू करते हैं तो अब कितने रेट पर हम इशू कर रहे हैं, कितने रेट का मटेरियल दे रहे हैं, हमें उसका रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। क्या बोलते हैं, प्राइसिंग ऑफ प्राइसिंग, मटेरियल इशू। हाँ, मटेरियल इशू। तो ये काम जो होता है हमारा, इसका जो स्टोर होता है, स्टोर में हम एक स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाते हैं, स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाते हैं या स्टॉक लेजर अकाउंट। उसमें हम सारा कब कितने मटेरियल कितने रेट का हमारे पास आ रहा है, कब हम इशू कर रहे हैं, किस डेट पे आया है, वो सब रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो सिंपल चीज मैंने बता दी। अब दूसरी चीज, अगर हम बात कर रहे हैं किसी ज्वेलर के पास, ठीक है, ज्वेलर ज्वेलरी बनाता है, किस चीज की बनाता है, गोल्ड की बनाता है। और गोल्ड का रेट क्या होता है, डेली अप डाउन होता है। क्या होता है, तो डेली अप डेली डाउन होता फ्लक्चुएट करता है। है, डेली फ्लक्चुएट करता है। और फिर वो जब हम अपनी फैक्ट्री में इशू करेगा तो किस रेट पे वो इशू करेगा उसको दिक्कत आएगी। अगर वो ज़्यादा वाले रेट पे इशू करेगा, बड़े हुए रेट पे इशू करेगा तो भी दिक्कत आ सकती है, अगर कम वाले पे इशू करेगा तो भी दिक्कत आ सकती है, उसकी प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी वो बनवा रहा है तो बाद बेचेगा बाद में, तब और कुछ रेट होगा, तो वो अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालने में उसको दिक्कत आती है। तो अब ये जो इशू करना होता है इसके लिए वो एक मेथड फॉलो करता है, मेथड है, डिफरेंट मेथड्स हैं, किस रेट पर हम इशू करेंगे। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू के क्या है, अलग अलग मेथड है। ठीक है, किसके मेथड अलग अलग, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू के। ठीक है, क्या है, पहला मेथड, सिंपल मेथड जो है वो तीन सिंपल मेथड्स हैं, एक लीफो, सेकंड फीफो, ठीक है, और थर्ड एवरेज प्राइस मेथड, या ही थर्ड हीफो लिख देते हैं, हीफो। फोर्थ एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, फिफ्थ है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड।
ठीक है। सिक्स्थ है नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और एक और है, वो ज़रूरी नहीं है इतना, बस इतना ज़रूरी, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट भी इतना ज़रूरी नहीं है। मेंस तो तुम्हें ये लीफो, फीफो, हीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज ये अच्छे से करने हैं, ठीक है। लीफो का फुल फॉर्म है L स्टैंड्स फॉर लास्ट एंड F स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, ठीक है। I फॉर इन, O फॉर आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो मीन्स हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये 6 मेथड हैं, ये पढ़ लोगे तो काफ़ी है। अब ये होता क्या है, लीफो, फीफो, हीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नाम से समझ में आ रहा सर है। हीफो का फुल फॉर्म क्या बताया था आपने? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में आपके पास रिसीव हुआ होगा उसको फर्स्ट इशू करोगे, तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहलाएगा। फीफो मींस जो तुम्हारे पास सबसे फर्स्ट में आया होगा उसको फर्स्ट इशू करोगे, तो वो फीफो कहलाएगा। कहाँ से इशू करोगे? स्टोर्स से इशू करोगे। स्टोर से कहाँ इशू करोगे? फैक्ट्री में, ठीक है, प्रोडक्शन पे इशू करोगे। तो ये तुम्हारे अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, लीफो, फीफो, हीफो। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 3 डेट्स पे हमारे पास आया हुआ है। 1 मार्च को हमें रिसीव हुआ एट ₹12 इंटू 1000 यूनिट्स, ठीक है। 5 मार्च को हमें रिसीव हुए ₹14 पर 500 यूनिट्स। 10th मार्च को हमें रिसीव हुए ₹13 पर 700 यूनिट्स, ठीक है। अब ये तो परचेज की डेट आ रही है कि कब हमें रिसीव हुआ है, हम परचेज करके लाए हैं हमारे स्टोर्स में, इस डेट पर इतने इतने रेट पर मटेरियल जो है वो आया हुआ है। अब हमें 11th को इशू करना है, 11th मार्च को फैक्ट्री में इशू करना है, ठीक है। ये क्या है? रिसीप्ट्स थी तीनों। क्या है ये? रिसीप्ट्स। और अब हमें इशू करना है 11th मार्च को। अब अलग अलग मेथड में अलग अलग रेट पे हम फिर इशू करेंगे। अब सपोज करो अगर हमें फीफो मेथड से इशू करना है, अगर हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फीफो में क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब जो सबसे पहले आया हुआ होगा, सबसे पहले डेट पे आया होगा, उस रेट पे हम इशू करेंगे। सपोज करो हमें 500 यूनिट्स इशू करने हैं, ठीक है। तो कहाँ से करेंगे ये 500 यूनिट्स इशू? फीफो मेथड में। एक है लीफो मेथड, एक है हीफो मेथड, ठीक है। तो फीफो आया था फर्स्ट इन, यानी कि जो सबसे पहले आया था। कौन सा आया था सबसे पहले? ये वाला आया था, ठीक है। तो फर्स्ट इन में हम फर्स्ट डेट से चलते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके नीचे आएंगे, फिर उसके नीचे आएंगे। तो फीफो मेथड में कितने यूनिट्स आएंगे? ₹12 के अकॉर्डिंग आएंगे 500 यूनिट्स। अगर लीफो मेथड से हम चलें तो लीफो मेथड में कहाँ से जाते हैं? लास्ट से फर्स्ट जाते हैं, लास्ट से फर्स्ट जाते हैं। तो लास्ट किस रेट पे आया हुआ है हमारे पास? 13 पर आया हुआ है। तो ₹13 पर हम 500 यूनिट्स इशू करेंगे, ठीक है। अगर हम हीफो से करेंगे तो हाईएस्ट रेट वाला कौन सा है? हाईएस्ट रेट वाला ये है। तो अब ये डेट वाइज नहीं होगा हीफो में, हीफो में उसके प्राइस के अकॉर्डिंग होगा। तो 14 के अकॉर्डिंग इशू करेंगे 500 यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कोई एक ही मेथड हमें फॉलो करना होता है, तीनों एक साथ नहीं करना होता है, सिर्फ एक मेथड पे रिकॉर्ड करते हैं और वो हम। सर मुझे नहीं समझ में आया ये वाला। समझ में नहीं आया? देखो लीफो, फीफो मींस फीफ हमें, अच्छा ये फीफो मीनिंग समझ में आ गया? यस सर, फीफो मतलब समझ में आ गया। फीफो मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन का मतलब? सब मतलब पहले आएगा पहले जाएगा। हाँ, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इशू होगा फैक्ट्री में, ठीक है। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा कहाँ? फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री में।
तो फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, हमें 500 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। अभी तुमने बोला जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। अब इसमें पहले कौन सा आया है, हम यहाँ पे जो उनको बीच में डिस्टिंक्शन कर रहे हैं वो उनके प्राइस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है सब सेम चीज। ठीक है, जैसे मान लो मोस्ट फ्लक्चुएटिंग जो है आजकल क्या है, मान लो हमारा क्या है, रेस्टोरेंट है। ठीक है, वहां पे हम क्या बना रहे हैं, फ्राई बना रहे हैं। तो चिकन का रेट भी बहुत अप डाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मंडी के रेट से होता है। कभी 110 पे मंडी से आ रहा होता है, कभी 120 पे आ रहा होता है, कभी 150 पे आ रहा होता है, कभी 180 पे आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर हमारा बनाना है, हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, अपने उस पर इशू करना है, तो हम पहले देखेंगे हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। हमेशा हमें एक ही मेथड रखना होता है। अगर हमने फीफो से शुरू किया है तो हमेशा हम फीफो रखेंगे, अगर हमने लीफो से शुरू किया है तो हमेशा हम लीफो रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारे पास किस रेट पे माल आया हुआ है, उसको उस रेट वाले को पहले निकालेंगे। ठीक है, और क्यों निकालते हैं, कभी कभी वो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो ज़्यादा पुराना हो गया होता है, उसको पहले निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो सब्जी है, तो जो सबसे पहले आई होगी उसी को सबसे पहले यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि बाद वाली को यूज़ करते रहे तो पुरानी वाली क्या होगी, सड़ जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, अपने हिसाब से हम डिसाइड भी कर सकते हैं कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है, लेकिन जो मेथड हम एक बार कर लेते हैं चूज, वही हमें हमेशा फॉलो करना होता है। ठीक है, तो फीफो मेथड में अब क्या है, जो पहले आया था वो पहले इशू होगा। अब पहले कौन सा आया था ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो उनके आने का जो सीक्वेंस है उससे डिसाइड करेंगे डेट वाइज। तो 1 मार्च सबसे पहले आया था 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 1 मार्च वाला 12 रुपीज़ पर हम इशू करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 500 यूनिट से इशू कर दिया। क्लियर है ये स्टेप? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट को 12 मार्च को हमें दोबारा से इशू करना है। ठीक है, तो अब हमें कितने इशू करने हैं, हमें 1000 यूनिट्स इशू करने हैं। अब बताओ वो किस रेट पे इशू होंगे। 12 वाले हम 1000 यूनिट्स थे, इसमें से 500 ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। अब इसमें से कितने बचे, 500 बचे हुए। अब हमें कितने करने, 1000 इशू करने। तो ये, हाँ, तो पहले वाले ये रखे हैं हमारे पास 500 यूनिट्स 12 वाले, और उससे फिर उस डेट के अगली डेट पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब हमारे यहाँ से फिनिश हो जाएंगे तो उससे नेक्स्ट डेट वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 500 यूनिट्स हमारे कितने के, 12 के हिसाब से आएंगे, और 14 के हिसाब से 500 यूनिट्स दोनों जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, अभी फॉर्मेट में जब हम करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सर सिर्फ ये है, फीफो मेथड हम डेट वाइज फर्स्ट से शुरू करते हैं, लीफो मेथड में हम डेट वाइज लास्ट से शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 12 वाला लिया था ना, अगर फीफो में लीफो मेथड कर रहे होते तो हम कौन सी डेट का लेते, लास्ट वाली डेट का लेते पहले। ठीक है, लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया हुआ है वो सबसे पहले इशू कर रहा है। ठीक है, और हीफो मीन्स जो हाईएस्ट प्राइस पे आया हुआ होगा वो सबसे पहले इशू करेंगे। ठीक है, मैसेज आया किसी का क्या? ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अपने स्टोर से फैक्ट्री में इशू करने की बात कर रहे हैं। हम बाहर सेल की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्टोर से। ये बताया था ना ऊपर, कहाँ से बात कर रहे हैं, स्टोर्स में जो हमारा रॉ मटेरियल आया हुआ है वो हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए इशू कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो प्राइसिंग कर सके अपने आउटपुट की, फिनिश गुड्स की, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की प्राइसिंग किस हिसाब से करनी है। ठीक है, और इसका फॉर्मेट जो बनता है उसमें हमारे एक टेबल फॉर्म में बनता है, लेजर होता है ये। ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉलम जो होता है तुम्हारा डेट का होता है, बाकी हमारा एक कॉलम हम जिसमें रिसीप्ट्स दिखाते हैं, सेकंड कॉलम हमारा, थर्ड कॉलम हमारा जिसमें हम इशू दिखाते हैं, और लास्ट कॉलम हमारा बैलेंस का होता है। ठीक है, फिर इन तीनों में हमारे 3-3 कॉलम होते हैं, उनके रेट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, और उनका अमाउंट क्या है।
ठीक है, फर्स्ट है रेट, फिर क्वांटिटी और फिर अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी अमाउंट कैसा आएगा, क्वांटिटी इंटू रेट्स करके आएगा। सेम यहाँ पर रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। ठीक है, इस तरह से होता है फॉर्मेट। तो जो तुम्हें रिसिप्ट की डिटेल होती है वो यहाँ पे तुम एज इट इज पुट कर देते हो, अमाउंट निकाल देते हो, और उसमें बैलेंस हम यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। ठीक है, जो जो हमें रिसिप्ट होता है वो ऐड करते रहते हैं, और हर रिसिप्ट को हम बैलेंस में अलग अलग दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये दिखाए हुए थे 3 दिन का अलग अलग रिसीव हुआ था। फर्स्ट को अगर हम उसको रिकॉर्ड करें तो 1 मार्च को हम रिकॉर्ड करेंगे कितना हमारा, किस रेट पे, 12 के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी आई थी, 1000 क्वांटिटी आई थी। इसका अमाउंट कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो बैलेंस में हमारा इस डेट पे आ जाएगा 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1000 यूनिट्स हैं कितने, 12,000 रुपीज़ के। नेक्स्ट डेट क्या आएगी, 5 मार्च, किस रेट पे आया, 14 के 500। ठीक है, क्या रेट, क्या टोटल अमाउंट हो गया इसका, 7000। ठीक है, फिर इशू नहीं है तो डैश आता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट डेट पे, अब इस डेट पर क्या बैलेंस है हमें वो बताना है। तो इस डेट पर जो प्रीवियस बैलेंस था वो भी अवेलेबल है एज इट इज। तो 12,000 करके 12,000 ये बैलेंस है हमारे पास ऑलरेडी, और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट रिसीव हुआ है वो भी दिखाएंगे। ठीक है, कितना हो गया, 14 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 500, 7,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो हर डेट पर हमें टोटल अवेलेबल बैलेंस शो करना पड़ता है। ठीक है, इस डेट पर अवेलेबल बैलेंस हमारा सिर्फ ये था, और 5th पर हमारे पास पिछला वाला भी है और ये वाला भी है। अब जब नेक्स्ट डेट आएगी 11th मार्च को, 10th मार्च को, किस रेट पे, 13 के अकॉर्डिंग हमें कितने रिसीव हो रहे हैं, 700। इसको आसान करने के लिए कर लेते हैं 500 ही। तो कितना हो गया, 6500। ठीक है, अब दोबारा जब बैलेंस दिखाएंगे, पिछले बैलेंस में हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो वो एज इट इज आएगा 1000, 14 इंटू 500, 7000, और नया जो रिसीव हुआ है वो भी आ जाएगा 13 इंटू 500 यूनिट्स, 6500। ठीक है, तो ये तीनों एक डेट के बैलेंसेस हैं। ठीक है, हर डेट पे कितना अवेलेबल बैलेंस है सब दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी कोई डाउट इसमें, नो सर। पक्का, हाँ पक्का सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। तो अब इसमें हम इशू करेंगे, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। हमने कितने इशू किए थे 11th मार्च को, कितने इशू किए थे, ये रिसिप्ट का कॉलम था, तो रिसिप्ट का कॉलम था तो इशू में नहीं दिखाएंगे, इशू को हम इशू के कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, इशू का कॉलम हमारा कौन सा, सेंटर वाला है। अब कितने यूनिट इशू करने हैं हमें, अब यूनिट इशू करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है वो हमें कहाँ से इशू करने हैं। हम यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो कहाँ से इशू करेंगे, जो सबसे पहले वाली डेट है। ठीक है, कहाँ से, ऊपर से लेते चलते हैं। हमें कितने यूनिट्स लेने, 500। तो पहले हम देखते हैं क्या हम यहाँ से 500 यूनिट्स ले सकते हैं, क्या हम यहाँ से 500 यूनिट्स निकाल सकते हैं। अवेलेबल यूनिट कितने, 1000, चाहिए कितने, 500, तो निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 500 ले देंगे। सपोज करो यहाँ पे कितना होता, 1500 यूनिट्स लेने होते हैं इकट्ठे। तो अब यहाँ पे अवेलेबल है 1000, हमें चाहिए कितने, 15,000। तो जितने हम यहाँ से ले सकते हैं वो यहाँ से लेंगे, बाकी जो कम पड़ेंगे वो हम अगले से ले लेंगे। ठीक है, और चलेंगे हम कैसे, ऊपर से नीचे। फीफो मेथड में कैसे चलना है, ऊपर से नीचे चलना है। तो पहले हम यहाँ पे कितने ले लेंगे, 1000 यूनिट्स ले लेंगे। किस रेट वाले, 12 वाले, अगर हम 1500 ले रहे हैं टोटल, और 500 कम पड़ रहे हैं, तो 500 कम पड़ रहे हैं तो हम नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे, तो वो नेक्स्ट से ले लेंगे 500। ठीक है, वो कितने रेट वाले, 1400 वाले। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ गया, ये 12,000 वाले सारे आ गए, और ये 7,000 के सारे आ गए। ये एक डेट का है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के हम सारे ले चुके हैं, फर्स्ट वाले सारे, तो ये डैश आ गया।
सेकंड वाले भी हम सारे ले चुके हैं, वो भी खत्म हो गए। थर्ड वाले बचे हैं हमारे पास, थर्ड 500 और 6500। ठीक है, इस तरह से ये है हुआ है। क्लियर है फीफो मेथड? यस। यस सर। ठीक है, तो अब तुम लोग को टाइम भी मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया, आगे कंटिन्यू करूं? कोई और तो आया नहीं ना? बस कितने स्टूडेंट्स हैं? 11। नो सर, कोई तो आया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो तो बाकी मैं इसके रिकॉर्डिंग भी तुम लोग को सेंड कर दूंगा यूट्यूब पर डाल करके। ठीक है।